तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जंग जारी है, नवा दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार अलग अलग शहरों पर बमबारी हो रही है। बहुत सारे लोगों की मरने की खबर है। एक न्यूक्लियर प्लांट पर भी रूसी टैंक ने गोले दागे। अब देखना यह है कि उस न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चेरनोबिल का हादसा हम सबको याद है। तो कुल मिलाकर बातचीत अभी बनी नहीं है। तबाही और बर्बादी, आंसू, आहें, गम सब जारी है। पूरी दुनिया की निगाहें। कई बार आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। मुझे याद है मैंने ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं जिसमें अलग अलग एजेंसियों के लिए जो काम करते हैं वो एक तरह के किलर होते हैं, कातिल। हॉलीवुड की फिल्मों की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कई बार उनको सरकार ओन करती है, नहीं करती, उनको खुफिया तरीके से रखती है। कहते हैं कि दुनिया की ज़्यादातर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उसमें ऐसा एक विंग होता है जिसमें इस तरह के भाड़े के या किराए के कातिल रखे जाते हैं। अब कोई देश ये सोचने में अजीब लगता है कि किराए के कातिलों को कैसे पनाह दे सकती है, किराए के कातिलों को कैसे हायर कर सकती है। तो सिक्योरिटी और सुरक्षा और जो सत्ता में होते हैं उनकी अपनी सहूलियत, उनकी अपनी सुरक्षा, इन सब को देखते हुए और उस देश की सुरक्षा के लिए ये काम कई बार बहुत सारे देश करते हैं। और ज़्यादातर देशों में इस तरह के लोग हैं जो किसी न किसी सरकारी एजेंसी के इशारे पर एक किराए के कातिल के तौर पर काम करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि किसी देश की सरकार को गिराना है, परेशान करना है, कोई हिट लिस्ट है, उनको निपटाना है, किसी सरकार के मुखिया को रास्ते से हटाना है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। तो अब ऐसी सूरत में उनकी बाकायदा सुपारी निकलती है और उसके लिए किराए के कातिल भेजे जाते हैं। अब आम गुंडा, अंडरवर्ल्ड डॉन, इनसे तो होगा नहीं। इसके लिए आपको चाहिए ट्रेंड, पेशेवर। तो इसीलिए जो एजेंसियां होती हैं वो ऐसे लोगों को ट्रेन करती हैं जो ख़ासतौर पर या तो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, जो लड़ाई और फ्रंट पे जिनको महारत हासिल होती है। तो इसीलिए हर देश की खुफिया एजेंसियाँ ऐसी ऐसी अपनी एक विंग बनाती है जो एक तरह से किराए का कातिल कहलाते हैं। और जब उन्हें टारगेट दिया जाता है जाकर वो मारते हैं। अमेरिका भी ऐसा करता है, रूस भी ऐसा करता है, चीन भी ऐसा करता है, और भी बहुत सारे देश हैं जो ऐसा करते हैं। अब इसकी वजह है, कई बार आपके सामने वाले देश से बन रही नहीं और लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन आप अपने फ़ौज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स आ जाते हैं बीच में। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो फिर उस देश में ये सुपारी किलर या किराए के कातिल जो सरकारी एजेंसियों के लिए काम करते हैं, ये सब ज़्यादा मुफीद होते हैं, ये कारगर होते हैं। और फिर उन्हें भेजा जाता है कि जाओ और जाकर अपने टारगेट को निपटा दो। कई बड़े बड़े जंगों में, बल्कि इवन जंग के दौरान भी इन लोगों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो लीबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो। इन सब जगहों पर भी किराए के कातिलों का इस्तेमाल किया गया, आम फौज के अलावा। अब आज की कहानी पे मैं किराए के कातिलों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जंग की ज़मीन से ही एक नया सच सामने आया, यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, जब से ये 24 फरवरी से जंग शुरू हुई है, और कहते हैं 24 से लेकर अब तक करीब 3 बार उनके ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। 3 बार उन्हें मारने की कोशिश की गई और इत्तेफाक से तीनों बार वो बच गए जेलेंस्की के ऊपर। अब ये हमला किसने किया? कौन लोग हैं? एक तरफ जंग चल रही है, लेकिन जेलेंस्की जहाँ है वहाँ पे रूस की फ़ौज पहुँची नहीं है। तो फिर कौन लोग हैं? तो खुलासा हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूके से, यूएस से। टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट भी आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के साथ साथ 400 ऐसे किराए के कातिलों को यूक्रेन भेजा। और इन किराए के कातिलों को कुल 25 लोगों की एक लिस्ट दी गई है, नाम 25। इनमें से एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, और बाकी 24 उनके सरकार में जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अफसर हैं या फिर मिनिस्टर हैं, उनके नाम है। कहते हैं कि ये 25 वो लोग हैं जिनको रूस ने चुना है कि अगर इन 25 का काम तमाम हो गया तो फिर यूक्रेन में सरकार पलट जाएगी,
सरकार बदल जाएगी और इसके बाद जो नई सरकार आएगी वो रूस की कोशिश वही है कि वही सरकार आए, वैसी ही सरकार आए जैसे 2014 से पहले की थी, यानी रूस की पिट्ठू सरकार, वो सरकार जो रूस के कहे पर चले, उसके इशारे पर नाचे। और इसीलिए 2014 से पहले तक रूस को यूक्रेन से कोई इशू नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद वहाँ जो प्रेसिडेंट आए, उसके बाद ज़ेलेंस्की आए जो 2019 में, तो हालात बदल गए। इन लोगों ने रूस की बातों को मानने से इनकार कर दिया, कहा हम आज़ाद हैं, हम खुद आज़ाद फैसला लेंगे। और पुतिन को यही बात पसंद नहीं आई और यही वजह है कि आज रूस पर पुतिन हमला कर चुके हैं। तो 400 किराए के कातिल इस वक्त यूक्रेन में है। 25 लोगों को ढूंढा जा रहा है। उनमें सबसे बड़ा टारगेट नंबर 1 ज़ेलेंस्की है, जिनके ऊपर 3 नाकाम कोशिश की जा चुकी है, वो बच चुके हैं। अब कई लोगों ने यह भी कहा था कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला करके हासिल क्या करना चाहता है। तो रूस बार बार कह रहा है कि हम यूक्रेन को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, हम यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। तो जब तुम कब्ज़ा नहीं करोगे, जब तुम उसको अपने साथ नहीं मिलाओगे, तो फिर ये बमबारी, ये बर्बादी, ये तबाही क्यों? तो सब कुछ 2014 से पहले वाले हालात पैदा करने के लिए जंग लड़ी जा रही है। रूस चाहता है कि यूक्रेन पर, कीव पर, खार्किव पर, बाकी शहरों पर कब्जा कर वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दे कि जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके बाद यूक्रेन में चुनाव, और वो चुनाव डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर रूस की मर्ज़ी से हो। और फिर उस चुनाव में, चूँकि रूसी पॉपुलेशन भी वहाँ बहुत है, उस चुनाव में वो सरकार आए जो रूस का हित साधे, जो रूस की बातों को माने, जो रूस की कठपुतली सरकार हो, ताकि रूस जो कहे वो वही करे। तो ये जंग यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के लिए रूस नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये जंग यूक्रेन की मौजूदा सरकार को गिराकर अपनी मर्ज़ी, अपने हिसाब की सरकार को लाने के लिए ही लड़ रहा है। लेकिन अब जंग के दौरान ज़ेलेंस्की को, आपको पता होगा, अमेरिका ने ऑफ़र दिया कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप वापस आ जाइए अमेरिका, हम या किसी भी देश में सुरक्षित। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई के लिए गोला बारूद चाहिए। और ख़बर यही कि ज़ेलेंस्की अब भी यूक्रेन के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो 400 सुपारी किलर, कातिल घूम रहे हैं, उनसे ज़्यादा ख़तरा है। अब सवाल ये है कि ये सुपारी किलर या किराए के कातिल कौन है, इनको हुक्म कौन देता है, और क्या दुनिया को इनकी सच्चाई पता नहीं है? अगर ये लीगल है, मिलिट्री के पार्ट नहीं है, नॉन मिलिट्री है, तो भी क्या ये कानून तोड़ते हैं तो कोई दुनिया इनको रोक नहीं सकती है? तो पूरी कहानी इन्हीं सुपारी किलर की है। ये जो सुपारी किलर है, एक्चुअली ये रूस में जिस नाम से जाने जाते हैं वो है वैगनार। इसको कहते हैं वैगनार ग्रुप। वैगनार ग्रुप ही नाम है इसका। और कहते हैं कि इस वक्त इस वैगनार ग्रुप में अराउंड 6,000 कातिल भर्ती हैं। 6,000। वैगनार ग्रुप असल में एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, आप इसको ये भी समझ लेते हैं। रूस का डायरेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं है। रूस कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ता है कि मैं इस वैगनार मिलिट्री ग्रुप को चलाता हूँ, या इनको पैसे देता हूँ, या इनकी भर्ती करता हूँ। ये सब कुछ बड़ी खामोशी से होता है। कहते हैं कि इसके 2 हेडक्वार्टर हैं वैगनार ग्रुप के, एक हांगकांग में और एक सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस की राजधानी है। तो यही वैगनार ग्रुप के 400 ट्रेंड किलर इस वक्त यूक्रेन में घूम रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस वैगनार एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। एक तो देश की सेना होती है, ये प्राइवेट सेना है। और वैगनार ग्रुप सिर्फ ये नहीं कि राष्ट्रपति पुतिन या रूस के लिए काम करती है, ये एक तरह से पूरी दुनिया को अपनी सर्विस देती है। ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। आपको अगर चाहिए, इनकी ज़रूरत है, आप पैसे दीजिए, हायर कीजिए, ये आपके लिए काम करेंगे। कहते हैं कि 2014 के आसपास, या थोड़ा उससे पहले ही, इस वैगनार प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का गठन किया गया, इसे बनाया गया। और इसको बनाने के पीछे प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे बड़ा हाथ है। और इसीलिए इस ग्रुप को जो लीड करता है, वो कहते हैं कि पुतिन के सबसे करीबी है, सबसे भरोसेमंद है। तो ये रूसी सरकार के एक बॉडी की तरह ही काम करता है, रूस की मिलिट्री के ज़रिए ही काम करता है, लेकिन खुले तौर पर नहीं।
रूस हमेशा वैगनार ग्रुप के साथ अपने किसी रिश्ते की बात से इनकार करता है। जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता है कि लश्कर, जैश, इन सब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि दाऊद कहाँ है। तो उसी तरीके से रूस कहता है वैगनार ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि दुनिया को पता है कि वैगनार ग्रुप का जन्म ही रूस और पुतिन ने किया है। ये दुनिया भर में रूस सरकार के जितने भी ऑपरेशन होते हैं जो आप ऑफिशियली अंजाम नहीं दे सकते, उनको अंजाम देने के लिए पैदा किया गया है। और ये बेहद सीक्रेट तौर पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कहते हैं कि यूरोप से लेकर इस पूरे जो वैगनार प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, ये कहाँ कहाँ एक्टिव है। पूरे यूरोप में है, हर देश में यूरोप के। इसके अलावा लीबिया, सीरिया, मोज़ेम्बिक, माली, सूडान और सेंट्रल अफ्रीका, ये वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव है। हर उस जगह पे, हर उस देश में जहाँ सेना नहीं भेजी जा सकती या सेना ऑफिशियली नहीं मांग सकते, वहाँ इन किराए के कातिलों को भेजा जाता है जो वैगनार ग्रुप में काम करते हैं। कहते हैं कि इस ग्रुप ने लीबिया में जब वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वहाँ जाकर अघोषित तौर पर सरकार को स्थिर करना और लोगों के बीच लड़ाइयों को बढ़ावा देना, इस ग्रुप ने किया था। 2015 से लेकर 2018 तक आपको याद होगा सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। बशर अल असद की सरकार वहाँ पर, बशर असद जो है सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका चाहता है कि वो गद्दी से हट जाएं और रूस चाहता है कि वो गद्दी पे बने रहें। तो दो सुपर पावर के बीच में बशर अल असद और सीरिया जो है वो दब कर रह गया था। अमेरिका ने वहाँ बड़े बम बरसाए, रूस ने भी बशर अल असद की मदद की। इसके बाद और ज़्यादा अमेरिकी जो कमांडो और उनको नुकसान पहुँचाने के लिए इसी वैगनार ग्रुप के कातिलों को सीरिया भेजा गया था। और कहते हैं कि वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी मदद की थी बशर अल असद की। इसी के बाद बल्कि इन्होंने अमेरिकी कमांडो को पीछे हटा दिया था सीरिया में। 2014 में क्रीमिया जब जीता था, आपको याद होगा, इसी यूक्रेन से रूस, तब इस क्रीमिया में भी रूस ने अपने फ़ौज के साथ साथ इसी वैगनार ग्रुप के कातिलों को भेजा था और वहाँ पे इन्होंने बेगुनाहों की बहुत जान ली जो रूस के एंटी थे। खबर के मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की ये जो वैगनार ग्रुप है, एक्चुअली ये जो रिपोर्ट करता है और इसको जो बनाया है वहाँ की रूस की जो सीक्रेट सर्विस है एक GRU, तो GRU का ही ये पैदा क्या हुआ है। और GRU को पुतिन का बहुत सपोर्ट मिलता है। और एक एक्स रूसी लेफ्टिनेंट थे दमित्री उत्किन, कहते हैं इस वैगनार जो ग्रुप है मिलिट्री प्राइवेट, इसके बॉस, इसका हेड यही है, लेफ्टिनेंट दमित्री उत्किन। कहते हैं कि ये खूंखार कातिल है और इसको पुतिन ने बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा। 2019 में एक अवार्ड फंक्शन में जिसमें सम्मानित किया जा रहा था रूस के फौजियों को, उसमें पुतिन की, ये जो दमित्री उत्किन की बाकायदा पुतिन के साथ तस्वीर पूरी दुनिया में आई थी। और तब कहा गया था कि ये है वो जो वैगनार की प्राइवेट मिलिट्री का चीफ है, हेड है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी आता है कि वाकई दमित्री उत्किन है, क्योंकि एक तो ये पुतिन का खास है। एक नाम जो अमेरिका है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA है, उनका कहना है कि एक्चुअली इस वैगनार ग्रुप को जो लीड करता है उसका नाम येवगेनी प्रिगोजिन है। तो येवगेनी को कहते हैं वो लीडर है। अब येवगेनी कौन है? येवगेनी रूस का एक जाना माना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये पुतिन का शेफ भी कहलाते हैं। इनकी रूस में जो है होटल और रेस्टोरेंट का पूरा चेन है पूरा रेस्टोरेंट का। तो एक बहुत बड़े शख्स येवगेनी और पुतिन के बहुत ही करीबी भरोसेमंद थे। येवगेनी का नाम एक वक्त में FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी आ गया था। उसकी वजह ये थी कि जब अमेरिका में इलेक्शन था तो उस इलेक्शन के दौरान गड़बड़ करने और वहाँ की पॉलिटिक्स पे असर डालने के लिए येवगेनी ने अपने इसी वैगनार ग्रुप का इस्तेमाल किया था और इसके कुछ सबूत मिल गए, जिसके बाद FBI ने बाकायदा येवगेनी को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया। $2.5 लाख येवगेनी के सर पे इनाम रखा गया था क्योंकि ये उसी ग्रुप का था। यूरोप ने वैगनार ग्रुप पे अब बैन लगा दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन में जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, इसका खुलासा हुआ कि यही उसमें शामिल था। तो यूरोप ने भी इस पे बैन लगा दिया है।
अमेरिका ने भी ऑलरेडी इस पर बैन लगाया हुआ है। कहते हैं कि इस पूरे ग्रुप का जो काम करने का तरीका है वो बेहद ही गोपनीय होता है, और इसमें कौन लोग हैं इसको लेके भी एक राज है कि जो 6000 लोग इस वैगनार ग्रुप में काम कर रहे हैं वो हैं कौन। तो कहते हैं कि वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो रूस की सीक्रेट सर्विसेज में काम कर चुके हैं, रूस की आर्मी में काम कर चुके हैं, रूस के एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, जो रूस के सबसे खूंखार, ख़तरनाक, बहादुर, जांबाज ऐसे लोग जो रूस की सेना में काम कर चुके हैं, उन लोगों को एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद चुना जाता है। और अगर सपोज कि आपको आर्मी में रहते हुए 1 लाख रुपए मान लीजिए आपको सैलरी मिलती है, यहाँ पे उससे करीब करीब 50 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है, और बाकायदा इनकी बेहद ही गोपनीय ट्रेनिंग होती है, और इन्हें दुनिया के हर देश में जाकर अपने शिकार को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं कि ये वैगनार ग्रुप जिसने दुनिया के कई देशों में ऑपरेशन को अंजाम दिया, अमेरिका ने इसको लेके बहुत बार आवाज़ उठाई, लेकिन अमेरिका का दामन भी साफ नहीं है। ठीक वैगनार प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप की तरह अमेरिका में भी एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ठीक वैसे ही करता है जैसे रूस करता है अपने टारगेट्स को निपटाने के लिए। और ये प्राइवेट मिलिट्री फर्म जो है ब्लैक वाटर के नाम पर है यूएस की, जिसे अब एकेडमी कहा जाता है, एकेडमी। तो अमेरिकी सरकार का भी एक ऐसा खुफिया मिलिट्री ग्रुप है प्राइवेट, जो वो चलाते हैं और अपने दुश्मनों को उन देशों में जहां अमेरिका डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता, न अपनी फौज भेज सकता है, न बाकी चीज़ें, तो वो इनको भेजता है और फिर इनका इस्तेमाल करता है। 2007 में कहते हैं इराक वॉर के दौरान भी अमेरिका ने इसी एकेडमी यानी कि अपनी खुफिया और प्राइवेट मिलिट्री जो एक तरह से किराए के कातिल हैं उनका इस्तेमाल किया था, और वहाँ पे इसी ग्रुप के हाथों 17 बेकसूर लड़कों की मौत हो गई थी इराक के अंदर। और इस मामले में बाद में मुकदमा चला था, 4 इस ग्रुप के लोगों को दोषी पाया गया, उन्हें सज़ा हुई। लेकिन जब ट्रंप आए, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इन 4 को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। 2021 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने भी वैगनार पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि उन खबर मिली थी कि ये लोग बहुत ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, वायलेशन। तो इस खतरनाक खुफिया वैगनार ग्रुप के ही 400 लड़ाके, 400 कायदे से लड़ाके भी नहीं, सुपारी किलर्स कहें आप, वो यूक्रेन में है, और उनके पास हिट लिस्ट की पूरी लिस्ट है, 25 नाम है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो आप मान कर चलिए कि यूक्रेन की जो पूरी जंग जो रूस लड़ रहा है उसका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को जीतना उसका मकसद है नहीं, ये दुनिया जानती है। और आजकल किसी देश पे कब्जा करके उसको अपने साथ पूरे देश को मिला लेना ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे आपके यूएन में और बाकी जगहों पे वॉर को लेकर, कब्ज़े को लेकर इतने सारे कानून हैं कि फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएंगे। अगर यूक्रेन को कब्ज़ा करके अपने साथ रूस मिला लेता हो तो हो सकता है कि भारत भी रूस के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि अभी तक रूस वॉर के कैटेगरी में दोषी नहीं पाया गया। उसने अलग अलग तरीके से उसने कहा हम पे हमला हो रहा है या बाकी चीज़ें उसने बहाना, लेकिन ये नहीं कहा उसने कि हमने यूक्रेन पे हमला किया क्योंकि हम उसको जीतना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो रूस का मकसद ही है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पे हमला कर वहाँ की सरकार का तख्ता पलटना, इसके बाद वहाँ पे चूँकि डेमोक्रेसी है तो चुनाव कराना और अपनी मनमर्जी का सरकार लाना। तो ये काम तभी हो सकता है जब जेलेंस्की रास्ते से हट जाए या जेलेंस्की की सरकार गिर जाए। तो जेलेंस्की की एक ये भी है कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि अभी तक रूस को ये लग रहा था कि 3 दिन के अंदर ही यूक्रेन का काम तमाम हो जाएगा, उनका कब्ज़ा हो जाएगा, फिर वो सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन 9 दिन हो गए, अभी तक फुल फ्लेज किसी एक शहर पर, पूरे शहर पर रूसी सेना कब्ज़ा नहीं कर पाई है। और इसकी वजह है जेलेंस्की और उनके सैनिक, और इसीलिए जेलेंस्की की अब पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। और जिस तरीके से उन्होंने देश छोड़कर भागने से मना किया, उसकी वजह से उनकी और इज्जत बढ़ गई है वहाँ पर। तो जेलेंस्की के रहते हुए वहाँ पे नई सरकार लाना मुश्किल काम है, और यही वजह है कि इस काम को आसान करने के लिए पुतिन के इशारे पर 400 कातिल यूक्रेन में, कीव में घूम रहे हैं अपने 25 टारगेट को रास्ते से हटाने के लिए।
तो ये थी कहानी। कई लोगों ने कहा था वैगनार ग्रुप के बारे में बताने के लिए, तो मैंने कहा कि आज डिटेल में आपको बताऊं, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, हटकर भी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को चौंकने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कम से कम बहुत सारी फिल्मों में ये खुलासा तो होता ही है कि कैसे सरकार के कहने पर अलग अलग एजेंसियाँ एक ऐसे लोगों को तैयार करती है और उनसे कत्ल करवाती है ऑफ द रिकॉर्ड। सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है। कोई पकड़ा गया, कुछ हो गया, तो सरकार उसकी तरफ से पल्ला झाड़ लेती है। जैसे अपनी सीक्रेट सर्विसेज में भी होता है। आपको कई कहानियाँ सुनाई, अब जैसे रॉ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश में आपको भेजा गया है, तो अगर आप पकड़े गए तो हम क्लेम नहीं करेंगे कि हाँ रॉ का आदमी हमारा आदमी। क्यों? क्योंकि उससे फिर पूरे दोनों देश के बीच के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं कि आपने क्यों भेजा, कैसे भेजा। तो हम कभी भी जब अपने जासूस दूसरे देश में पकड़े जाते हैं तो कभी एक्सेप्ट कोई भी देश नहीं कर सकता, कोई नहीं करता है कि ये हमारा जासूस है। न रॉ वाले करेंगे, ना एसआई करेगी, न सीआईए करेगी, न केजीबी करेगी, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हालात और ख़राब होते हैं और दो रिश्तों के जो पूरे रिश्ते हैं वो बिगड़ते हैं। तो बड़ा जोखिम भरा काम होता है। जब तक आप काम के हैं ठीक है, पकड़े गए तो फिर आप बेकार हैं। वही हाल इस प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का भी होता है, जैसे वैगनार, कि अगर आप पकड़े गए, मारे गए, तो वो आप जाने, आपको हमने पैसे दिए हैं, सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं, कोई भी सरकार आपको क्लेम नहीं करेगी कि आप हमारे लिए काम करते थे। यही दुनिया है, जासूसी दुनिया और सुपारी किलिंग की इस तरह के जो देश बनाते हैं उनकी दुनिया। तो कहानी में इतना ही। अब सिलसिला, आज कैलाश पटेल जी छत्तीसगढ़ से हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कैलाश जी। इसके अलावा नपू बन्ना खारलू, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नपू बन्ना साहब। और महेंद्र सिंह निम्बास ने भेजा है। इसके अलावा रूबी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रूबी जी। और लहारपुर हरियाणा से हैं। और अंकित सैनी जी ने भेजा, उनकी पत्नी है पुर्तगाल से। इसके अलावा पंकज अमलियार, इनका भी आज जन्मदिन है, झाबुआ से हैं, मध्य प्रदेश। तो बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई पंकज साहब। भैराराम कासनिया, इनका भी आज जन्मदिन है और बाड़मेर से हैं ये। तो भैराराम जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। विश्वनाथ रे जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विश्वनाथ साहब। साथ ही शीतल बेन और राम भाई, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रमार करण ने भेजा है। हरप्रीत कौर जी अमृतसर से लिखती हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है, इनकी भी सरकारी नौकरी लगी है, लेक्चरर हैं शायद ये, बट पोस्टिंग कहीं और हो गई। इनके हस्बैंड और एक बिटिया है, अभी शायद 2 साल की भी नहीं हुई, वो इन लॉज के साथ हैं। इनको बड़ा जाहिर सी बात है, बच्ची छोटी है, ये माँ है, याद भी आती है, पति भी दूर है, ससुराल भी दूर, घर वाले भी नहीं, और ये अकेले। तो कई बार इनको लगा डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन फिर इन्होंने लिखा कि कहानियाँ सुनती हूँ तो थोड़ा, अब चूँकि वक्त भी है तो टाइम पास हो जाता है। तो मनप्रीत जी, थोड़े वक्त की बात है, फिर आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह सब साथ होंगे। तो जब तक साथ नहीं है और कुछ उल्टा पुल्टा सोचने के बजाय वाकई आप कहानियाँ सुनिए और कहीं दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए, सब कुछ ठीक होगा। मुस्कान पांडे हैं, ये 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं और जॉर्जिया से इन्होंने भेजा है। और इत्तेफाक से मेरा भांजा भी जॉर्जिया में ही है और वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। तो मुस्कान, कभी आना तो ज़रूर मिलेंगे, और अपना ख्याल रखना, अच्छी डॉक्टर बनना, सोसाइटी की सेवा करना। और मुस्कान चाहती है मैं अपनी कहानी सुनाऊं, चलो बहुत लोगों ने कहा किसी दिन पक्का सुनाऊंगा। और नीतू वैभव अमरावती से हैं ये। चाइना, इन्होंने लिखा है कि कुछ मुस्लिम देश मिलकर चाइना के इशारे पर इंडिया पे हमला कर सकते हैं, ये सच है क्या? अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन हाँ, ये खबर आई है कि पेशावर में आज फ्राइडे है, जुमा की नमाज के बाद के दौरान ही एक मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें 30 लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा घायल हुए। लोग धार्मिक जगहों को भी, मंदिर मस्जिद, इनको भी नहीं छोड़ते हैं, और पता नहीं कौन सी नफरत है और क्या है। शेख रईसुद्दीन है, और इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की है। अमोल गायकवाड़ हैं पुणे से, इन्होंने कहा आईपैड लिया कीजिए, कागज़ों का इस्तेमाल ना क्या करें। मैं वो कागज़ लेता हूँ अमोल जी जो हमारे यहाँ यूज़लेस, मैं कभी अपना यूज़ नहीं करता हूँ। एक तरफ कुछ और होता है, जैसे आप देखिए लिखा हुआ है, तो बाकी इधर उधर से उठा लेता हूँ, उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये बर्बाद हो रहा है, तो मैं इसको पूरा यूज़ कर लूँ। लेकिन आपने अच्छा सुझाव दिया है। एक्चुअली आईपैड है, लेकिन थोड़ा सा बस कुछ आदत सी हो गई है। मसरूर आलम है अररिया से। अनुष्का हैं, अनुष्का जी आपने मेल लिखा, बहुत सारे मेल भेजे आपने। चिराग गोटी को मैंने दिया था, चिराग से शायद आपकी बात भी हो गई, जो भी हेल्प होगी आपसे ज़रूर करेंगे।
चिराग ने बताया, जो केस है दर्ज कराने में वो भी मदद कर देगा। राहिल खान है नागपुर से, फिलहाल केएसए में, मतलब सऊदी अरब में रह रहे हैं। इसके अलावा गोल्डी एंड गिल्ली हैं। विकास मौर्य हैं जमशेदपुर से। सैमसन डिब्बरमा है त्रिपुरा से, और नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं, और द्वाती भी है, ये भी नॉर्थ ईस्ट की कहानी सुनाने के लिए ज़रूर सुनाता हूँ जब जब मौका मिलता है। अनूप सोनी है लखनऊ से। सुशांत सिंह राजपूत में अपडेट यही है कि सीबीआई रिपोर्ट को बंद लिफाफे में लेकर बंद दरवाजे के अंदर रखी हुई है, राज खोल नहीं रही है, देखिए कब खुलता है। रोशन बाल्की हैं, और इसके अलावा शशि सिंह हैं, कमल ज्योतिनाथ हैं, उमर लोधी हैं, और इनका कहना है कि इस जंग को लेकर पाकिस्तान की मीडिया साइलेंट क्यों है। अच्छा, मैं इधर देख नहीं पाया पाकिस्तान मीडिया, इसलिए मैं इस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। कौशल कुमार हैं, और इन्होंने कहा कि रूस को क्या हासिल होगा इस जंग से। तो कौशल साहब, मैंने जवाब दिया कि जंग से कुछ हासिल नहीं है ना, सरकार बदलनी है और अपने हिसाब की सरकार लानी है वहाँ पे। सौरभ सिन्हा, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। सुनील कुमार चौधरी हैं एटा से। इसके अलावा अमन अहमद है, और प्रयागराज से। इन्होंने गलती की कि मैंने कई बार मिसाइल और मिसाइल दोनों बोला है, तो जो सही है आप उसी को पकड़ लीजिए। पंडित विवेकानंद सरस्वती जी हैं गुजरात से। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में जो एक बच्चे ने मारा था एक बच्ची को चाकू, तो माँ बाप अपने, इनका यही कहना था कि बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को सही संस्कार दें, और उन्हें अच्छे बुरे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताएं, उनके साथ वक्त बिताएं, तो ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं। तो मेरा भी मानना है, बिल्कुल पंडित जी ने आपने सही कहा, हम जितना बच्चों से बातें करेंगे, जितना उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, उतना हम उनके करीब भी होंगे, और उतना जो मुसीबतें परेशानियाँ वो उनसे दूर भी होंगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।